हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सभी भी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कौन सी जो इनकम टैक्स की स्कीम है, ओल्ड वाली जो रेट्स है उसके हिसाब से टैक्स आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना है या न्यू वाली की जो रेट है आपको उसके हिसाब से रिटर्न भरना है। तो आप इस वीडियो में ये खुद अपना बिना सीए बिना किसी एक्सपर्ट के आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन से डिज़ाइन में आपको जाना है, ओल्ड वाले में जाना है या न्यू वाले में जाना है। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि ओल्ड जो स्कीम थी उसमें कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है और न्यू स्कीम है उसमें कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। सबसे पहले बात करता हूँ ओल्ड स्कीम की। तो ओल्ड स्कीम में टैक्स कैलकुलेट होने का ये है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, ठीक है, अप टू ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख है, तो आपका टैक्स लगेगा 0 रुपीज़। अगर आपकी इनकम मोर देन 2,50,000 है और लेस देन इक्वल टू 5 लाख है तो आपका टैक्स लगेगा @5%। पर यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, अगर आपकी इनकम ओनली 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको रिबेट मिल जाएगी 12,500 से, तो आपका टैक्स इस केस में आपको 0 हो जाएगा। मैक्सिमम आपको 12,500 की तक की रिबेट मिल जाएगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है टोटल इनकम, तो ध्यान देने की बात है आपका टैक्स 0 हो जाएगा। पर अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपया भी है तो 12,500 रुपये का आपको टैक्स लग जाएगा, ठीक है। 5% की रेट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आपकी इनकम मोर देन 5 लाख है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 10 लाख है तो आपको सीधी रेट लगेगी 20% के हिसाब से। अगर आपकी इनकम मोर देन इक्वल टू 10 लाख है, सॉरी मोर देन 10 लाख है तो आपका टैक्स लगेगा सीधा 30%। ये तो हो गया ओल्ड स्कीम। अब न्यू स्कीम में क्या है? न्यू स्कीम में इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया टैक्स रेट में, जो इस प्रकार है, अप टू 2.5 लाख 2,50,000 आपका टैक्स है 0। मोर देन 2,50,000 से लेस देन इक्वल टू 5 लाख, इसमें भी आपको 5% का टैक्स रेट है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और 7.5 लाख, मतलब 2.5 लाख का गैप चलेगा, उसमें आपकी रेट इंक्रीज़ होती जाएगी। से 7.5 लाख की आपकी इनकम है तो 5% तो ये लगेगा ही लगेगा। मीन्स 2.5 लाख का 5% कितना हो गया? 12,500 प्लस ये 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 2.5 लाख। तो इस 5 लाख से ज़्यादा 7.5 लाख तक जो भी इनकम होगी उस पर आपको टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी इनकम मोर देन 7,50,000 है बट लेस देन इक्वल टू 10 लाख है तो आपको 12,500 ये प्लस 10% आपका 5 से 7.5 लाख का 25,000 ये, प्लस बाकी जो 7.5 लाख से अबू है आपका, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको नीचे लिख देते हैं। जो आपका 7.5 लाख से ऊपर जो भी 10 लाख तक की इनकम है, सपोज़ आपकी 8 लाख इनकम है 7.5 लाख से ऊपर, तो जो 50,000 है उस पर आपको लगेगा टैक्स @15%। तो 10 लाख तक आपका 15% हो गया। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है बट लेस देन इक्वल टू 12.5 लाख तो आपको लगेगा 12,500 ये प्लस 25,000 ये प्लस 7.5 से 10 लाख का एक डिफरेंस कितना हो गया? 2,50,000। 2,50,000 का आपको लगेगा 15% कितना हो गया? 37,500 ये
और जो बाकी की इनकम है 10 लाख से ऊपर, उस पे लगेगा आपके रेट 20% के हिसाब से। अगर आपकी इनकम मोर देन 12,50,000 है बट लेस देन इक्वल टू 15 लाख है, तो आपको टैक्स रेट लगेगा 12,500, तो ये लगेगा अप टू 2 लाख से 5 लाख के बीच में, प्लस 5 से 7.5 के बीच में 25,000 वो 10% के हिसाब से, प्लस 7.5 से 10 लाख के बीच में जो 37,500 ये आ गया, प्लस 20% कितना 10 से 12.5, 2.5 लाख का 20% कितना हो गया 50,000, प्लस जो आपका 12.5 लाख से ऊपर जितना भी है उस पर आपकी रेट लग जाएगी 25%। और जो अगर आपकी इनकम 15 लाख से अबू है तो आपको टैक्स लगेगा, ये जो सारा लगना है जो लगना ही है 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस ये जो 25% कितना हो गया 2,50,000 का 25% हो गया है आपका 62,500, ये जो लगना ही है, प्लस आपका लग जाएगा जो बाकी रिमेनिंग इनकम है उस पर 30% लग जाएगा। रिमेनिंग इनकम मीन्स 15 लाख से ऊपर, अगर मान लो आपकी 18 लाख इनकम है तो 15 माइनस 18 माइनस 15 तो 3 लाख पे 30% कितना हो गया 90,000, वो टैक्स आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 12,500 प्लस 10%, यहाँ हो गया 37,500 प्लस 15%, यहाँ हो गया 37,500 इंटू 2 कितना हो गया 75,000 प्लस 20%, और आपका यहाँ पे हो गया 75,000 प्लस 50,000 1,25,000 प्लस 25%, और आपका यहाँ पे हो गया 1,25,000 प्लस 62,500, एक 1,87,500 प्लस 30% अगर आपका 15 लाख से ऊपर है तो आप बोलोगे सर ये जो सेकंड वाला न्यू टैक्स स्कीम है हम इसमें क्यों ना चले जाएं क्योंकि इसमें टैक्स रेट भी कम है। देखो अगर आप ओल्ड में जाते हो तो कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं, जैसे एटीसी की डिडक्शन 1.5 लाख है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट में जो आपके ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी पे लोन लिया, जिस मकान में आप रहते हो उस पे लोन लिया, उसकी आपको छूट मिलती है, वो आपको ओल्ड में मिलेगी, न्यू वाले में नहीं मिलेगी। प्लस आपको अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो आपको जो ओल्ड वाले मिलती है न्यू वाले में नहीं मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये डिसीज़न हो जाता है, डिसीज़न लेने में कठिनाई हो जाती है कि ओल्ड ले कि न्यू ले, क्योंकि कुछ डिडक्शन न्यू वाले में नहीं मिलती, कुछ डिडक्शन ओल्ड वाले में पूरी मिलती है। बट ओल्ड वाले में ये दिक्कत है कि टैक्स रेट ज़्यादा है, तो हर केस में अपना डिसीजन चेंज हो सकता है। सपोज़ जिसके पास सेविंग्स है तो वो ओल्ड वाले में ज़्यादा प्रेफर होगा, और जो सेविंग नहीं करता, ऐसा बंदा है जो सेविंग नहीं कर रखी उसने, तो उसके लिए न्यू वाला टैक्स रेजिम बेनिफिशियल हो सकता है। अब इसके बाद पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिडक्शन है जो न्यू वाले में आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी डिडक्शन है। अगर आपको LTC मिली है, लीव ट्रेवल कंसेशन, तो न्यू वाले में आपको नहीं मिलेगी। हाउस रेंट अलाउंस होता है जो आपको अपना एम्प्लॉयर देता है HRA के रूप में, और उसका कुछ परसेंटेज आपको कैलकुलेशन होती है, वो आपको एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपने न्यू वाली स्कीम ली है तो वो आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी। और सम अलाउंस एज कंटेंट इन क्लॉज 14 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 के क्लॉज 14 में कुछ और भी अलाउंस है, वो अगर आपको मिला है तो वो उसकी आप छूट नहीं मिलेगी। MP MLAs को कोई अलाउंस मिला है तो वो आपको छूट नहीं मिलेगी। अलाउंस ऑफ द इनकम ऑफ द माइनर एज कंटेंट इन क्लॉज 32 ऑफ सेक्शन 10, जो माइनर की इनकम है वो 3500 रुपये तक की आपको छूट मिलती है, उसको आपकी डिडक्शन नहीं मिलेगी।
SEZ यूनिट, अगर आपका कोई बिजनेस धंधा है जो SEZ यूनिट में उससे आपकी इनकम होती है तो उसको आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का मिलता है और सैलरीड पर्सन को, और डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स जो होता है उसकी छूट सेक्शन 16 में मिलती है, वो आपको नहीं मिलेगी न्यू वाले में। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, या आपने कोई मकान है आपके पास 2 और उसको एक को आपने किराए पर उठा हुआ है और उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस आ रहा है, तो उसको आपको सेटअप नहीं करने दिया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और तो वो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपको छूट मिल जाती है, तो वो न्यू वाली रिजीम अगर आपने सेलेक्ट कर ली तो 2 लाख रुपए की छूट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और लेट आउट वाली प्रॉपर्टी, मतलब आपने मकान किराए पे दिया है तो पूरा इंटरेस्ट अमाउंट चाहे 2 लाख से ऊपर हो चाहे 10 लाख का इंटरेस्ट हो, तो आपको पूरा छूट मिलता है। पर न्यू वाला अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर क्लोज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32, अगर आपका बिजनेस है तो आपने अगर न्यू असेट परचेज़ की है उस पर क्या है, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता था, तो न्यू वाला अगर ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर 32 AD, AB, ABBA, ABA ये बिज़नेस वालों के लिए है, जो इसमें कोई स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं उनको ये छूट मिलती है, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करते हैं तो। वेरियस डिडक्शन फॉर डोनेशन और फॉर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च कंटेन इन सब क्लॉज सेकंड IA ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35। अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दिया सेक्शन 35 के अंतर्गत, तो आपको उनकी ओल्ड वाले में छूट मिलती है, न्यू वाले में आपको छूट नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD और CCC, उसमें भी आपको छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने फैमिली पेंशन रिसीव करते हो तो उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लाइक सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80D मेडिकल क्लेम, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, EEB, G डोनेशन के लिए, GG, GGA, रेंट अगर आपने बिजनेसमैन हो तो आपने रेंट पेड किया तो उसके लिए 80 GGC, 80 IA, IB, IC, IB, ABC एक्सेट्रा, इनकी कोई छूट नहीं मिलेगी। हाँ, आपने 80 CCD2 में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ऑन अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय इन द नोटिफाइड पेंशन स्कीम, तो उसकी 50,000 रुपये की जो छूट मिलती है वो आपको मिल जाएगी न्यू वाले स्कीम में, 80 CCD सबसेक्शन 2। पता नहीं गवर्नमेंट से कैसे रह गया, वरना इसको भी वो चाहते तो ले आते। एंड सेक्शन 80 JJA फॉर न्यूली एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्लेम्ड, मतलब कोई नया बिजनेस सेटअप करता है, मतलब कोई बिजनेस सेटअप करता है और नए एम्प्लॉयज़ को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है तो उसके लिए 80 JJAA में छूट मिलती है, उसको आपकी छूट मिल जाएगी। तो सर नई टैक्स रिजिम में आप तो कह रहे हो कि सारी टैक्स जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ डिडक्शंस ऐसे भी हैं उनकी आपको छूट मिलेगी। फॉलोइंग अलाउंस शैल बी अलाउबल अंडर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1014 ऑफ द एक्ट इंडिविजुअल और एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर द प्रपोज स्कीम। आपने अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिया है ग्रांटेड टू दिव्यांग है और उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर उसको मिलता है तो उसकी छूट मिलेगी। कन्वेंस अलाउंस दिया है टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द कन्वेंस इन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिस। कन्वेंस अलाउंस वो होता है जैसे आपके ऑफिस में आप ड्यूटी करने जाते हो, ऑफिस वालों ने किसी काम के लिए आपको कहीं भेजा, उसके लिए जो कन्वेंस अलाउंस मिला है उसको आपकी छूट मिलेगी। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मेड द कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफ़र, आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसका टूर मिला है तो उसकी छूट मिलेगी। आपको कहीं ड्यूटी भेजा है और उसका लिए आपको डेली अलाउंस मिला, उसको आपको छूट मिलेगी। ये 4 अलाउंसेज हैं जिसको न्यू स्कीम में छूट मिलेगी, बाकी और कोई ऐसा अलाउंस नहीं है जो न्यू स्कीम में आपको छूट दे। और सेक्शन 80 CCD2 पेंशन वाली स्कीम एम्प्लॉयर के द्वारा, उसकी आपको छूट मिल जाएगी। तो अब सर फिर हम कौन सा सेलेक्ट करें? तो भाई आपको देखना है कि आपके पास प्रॉपर सेविंग है या नहीं है, तो उनके हिसाब से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको डिसीज़न लेना होगा कि कौन सी आपको
बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगा। चलिए अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि क्या न्यू फ़ायदे में रहेगा या ओल्ड फ़ायदे में रहेगा। सपोज़ एक एम्प्लॉई है, ठीक है, उसकी ये फॉलोइंग इनकम है। बेसिक सैलरी उसकी 12 लाख रुपए है, HRA उसको 6 लाख रुपए प्राप्त होता है, स्पेशल अलाउंस उसको प्राप्त होता है 2,52,000, लीव ट्रेवल अलाउंस होता है उसको 20,000 और स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको 50,000 रुपये मिलता है। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पन्स है। अगर मान लो HRA उसको 6 लाख रुपए होता है तो कैलकुलेशन के हिसाब से उसको 3,60,000 को उसको एग्जाम होता, जो कि HRA कैलकुलेशन होती है। लेट से अपन मान लेते हैं 3,60,000 उसको HRA एग्जाम होता है। और लीव ट्रेवल अलाउंस 20,000 का उसने खर्चा किया है, जबकि उसने बिल सबमिट किया है 12,000 का, तो एग्जाम कितना होगा 12,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पता ही है 50,000 रुपये मिलता है। तो अगर हम ओल्ड में जाते हैं तो 12 लाख टैक्सेबल होगा, न्यू वाले में भी 12 लाख पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अगर HRA हम देते हैं 6 लाख में तो टैक्सेबल कितना होगा, अगर क्योंकि ओल्ड वाले में तो पूरी 3,60,000 की छूट मिलेगी, तो 6 लाख में से 3,60,000 गया तो 2,40,000 यहाँ टैक्सेबल होगा, यहाँ पूरा का पूरा 6 लाख यहाँ पे टैक्सेबल होगा। अगर स्पेशल अलाउंस है 2,52,000 यहाँ भी टैक्सेबल होगा, 2,52,000 यहाँ भी टैक्सेबल होगा। LTA लीव ट्रेवल जो अलाउंस है, अगर आपने 12,000 का बिल सबमिट किया है तो आपको 12,000 की छूट मिलेगी, और इधर पूरा 20,000 12,000 की छूट मिलेगी, तो यहाँ पे 8,000 ही टैक्सेबल होगा। 20 का आपने लीव ट्रेवल अलाउंस आपने लिया, 12,000 का बिल सबमिट करे हो तो आपको 8,000 की छूट मिलेगी, और इधर पूरा 20,000 का 20,000 आपको टैक्सेबल होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 की ओल्ड वाले रिजाइन में छूट मिल जाएगी, और इधर न्यू वाले में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं टोटल इनकम आपकी कितनी होती है। 12 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 2,52,000 प्लस 8,000 प्लस माइनस 50,000 आपने इसमें से लेस किया, तो आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, टोटल इनकम बाद में कैलकुलेट करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी है आपकी ओल्ड केस में आ जाएगी 16,50,000 रुपये, और न्यू वाली रिजाइन में आपका कितना आ गया 12 लाख प्लस 6 लाख 18 लाख, 18 लाख और 2 लाख 20,52,000, 20,52,000 प्लस 20,000, 20,52 प्लस 20,72,000 रुपये आपकी न्यू वाली रिजाइन में आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। ये तो मोटा मोटा हो गया। न्यू में आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है, ओल्ड वाले में आपकी इनकम कम हो रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए हम अब डिडक्शंस की बात कर लेते हैं, डिडक्शन की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सर इसका डिडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, हम फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वेस्टमेंट फॉर द टैक्स सेविंग ये करता है ATC में, उसको मान लो ATC में उसने पूरा लिया है, तो ATC में उसको ओल्ड वाले केस में 1.5 लाख का पूरा छूट मिल जाएगा, इधर कोई छूट नहीं मिलेगी। ATD में आपको 12,000 की छूट है, तो पूरा 12,000 का 12,000 आपको मिल जाएगा। ओल्ड वाले न्यू वाले में इसको कोई छूट नहीं मिलेगी। ATTTA इनकम है आपकी अदर सोर्स की, तो आपको इसकी भी छूट मिल जाएगी। ATTTA में इधर कोई छूट नहीं मिलेगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 20,000, इधर भी टैक्सेबल होगा, इधर भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का आपने इंटरेस्ट किया, पे किया है 2 लाख रुपए, तो आपको इधर छूट मिल जाएगा, इधर कोई छूट नहीं मिलेगी। तो आपकी यहाँ पे टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल इनकम आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी थी 16,50,000 रुपये, और इधर थी 20,72,000 रुपये, ठीक है। तो आपका 16,50,000 में से 16,50,000 माइनस
मोड़ नहीं रखी थी। 16,50,000 में से आपने 1.5 लाख रुपए ये लेस कर दिया, बचे कितने? 15 लाख। इसमें से ATD का 12,000 लेस हो गया, माइनस 8,000 आपका ATTTA का लेस हो गया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपका 20,000 इधर ऐड कर देते हैं। और ये जो 2 लाख की हाउस प्रॉपर्टी का है, ये आपको पूरा छूट मिल जाएगा सैलरी इनकम में से, माइनस 2 लाख। तो आपकी टोटल इनकम आ गई, यहाँ पे आई है 13 लाख रुपए, और आपकी यहाँ पे टोटल इनकम आई है 20,92,000 रुपये। कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस हो गया, मतलब 20,92,000 माइनस 13 लाख, 7,92,000 का डिफरेंस हो गया। क्योंकि अब आप 10 लाख से ऊपर हो तो आप 30% स्लैब में हो, तो आपका जो न्यू और ओल्ड में है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 3 लाख अगर आप इन दोनों का आप जो डिफरेंस निकालते हो 7,92,000, और आप 30% स्लैब में हो, तो मीन्स आपको लगभग पूरा 30% नहीं है, इसका कुछ पोर्शन 30% में है। 3 लाख का पोर्शन तो आपका 30% में चला जाएगा। जो 3 लाख का पोर्शन है वो 30% है, तो 90,000 तो ये हो गया, और जो बाकी बचा 7 में से 4,92,000, इस पे जो 20% है वो आपका 20% के हिसाब से आपका 98,400 रुपये। ये प्लस ये आपका एडिशनल टैक्स जा रहा है, किस में जा रहा है? नए वाले में आपका एडिशनल टैक्स जाएगा, तो वो कैलकुलेशन करते हैं फर्दर। यहाँ पे आपको शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, अपन न्यू और ओल्ड में कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब चलिए, आपका ओल्ड में आपकी इनकम आ रही है 13 लाख, तो मैंने आपको बताया था अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000, ये मैं ओल्ड वाली कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के टोटल इधर लगेगा 2,50,000 से 5 लाख तक कितना था? 12,500। 5 लाख से 10 लाख कितना था? आपका हो गया 20% था ना, @20%। तो 10 में से 5 के 5 लाख, 5 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। और ये जो बाकी कितने बचे? 3 लाख बचे, जो बैलेंस 13 माइनस 10, तीन लाख का आपने लगाया 30%, तो कितना हो गया? 90,000 रुपये। तो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स कितना आया? 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, ये हो गया आपका टोटल ओल्ड में हो गया 2,02,500। अगर वही अपन न्यू वाले रिजीम की बात करते हैं, तो न्यू वाला केस में अपना कैलकुलेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। अप टू 2.5 लाख नील है, 2,50,000 से 5 लाख, वही 5% है, 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख @ कितना? 10%, 25,000, ठीक है। और 7.5 लाख से 10 लाख @ 15%, कितना हो गया? 37,500। और 10 लाख से 12,50,000, इस पर कितना हो गया? 20%। 20% कितना हो गया? 2.5 लाख का 20% हो गया 50,000। और
12,50,000 से 15 लाख, इस पर कितना हो गया 25%। तो कितना हो गया आपका 2,50,000 का 25% कितना हो गया 62,500। और जो बाकी अब कितना बचा है 15 लाख से अबू पे आपका बचा है 20,92,000 माइनस 15 लाख, आपका बचा है 5,92,000। बैलेंस 5,92,000। इस पर आप 30% कैलकुलेट करोगे तो कितना आया आपका आया 177,600। तो आपका टोटल टैक्स कितना हो गया 177,600 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500 कितना हो गया 3,65,100। मीन्स आपका न्यू वाले में आपका टैक्स बन रहा है 3,65,100। तो ये जो एडिशनल डिफरेंस आया कितना आया 3,65,100 माइनस 2,02,500, 1,62,600 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर आप न्यू वाली स्कीम ऑप्ट करते हो। ठीक है सर, ये तो हो गया ये वाला केस कि हम अगर न्यू में जाएंगे और हमारे पास डिडक्शन है तो नहीं, इस वाले में हमारे पास ज़्यादा टैक्स लगेगा। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। पिछले वाले में ओल्ड वाले में अपन को फ़ायदा हो रहा था, इस वाले में देखते हैं कि कौन से में फ़ायदा होता है। सपोज़ आप कोई टोटल इनकम 15 लाख रुपए, दोनों केस में आपकी कोई सेविंग नहीं है दोनों तरफ, ना ही कोई इंटरेस्ट है दोनों तरफ, बस आपकी टोटल इनकम इधर भी 15 लाख है उधर भी 15 लाख है। ठीक है, इस केस में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी? तो इस केस में टैक्स कैलकुलेशन इस प्रकार से होती है कि अप टू 2,50,000 आपका ओल्ड वाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, नील होगा 2,50,000 से 5 लाख आपका 12,500, 5 लाख से आपका 10 लाख हो गया 1 लाख। ठीक है, और 5 जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस 10 लाख से वो कितना हो गया 15 लाख, तो बैलेंस कितना बचा 5 लाख। तो 5 लाख का 30% कितना हो गया 5 से 15 1,50,000। टोटल कितना हो गया 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000। तो ये आपका टैक्स बन के आया 2,62,500 रुपीज़। ये ओल्ड वाला है टैक्स। न्यू वाला कैलकुलेट करते हैं अप टू 2,50,000 नील 2,50,000 से आपका 5 लाख है तो आपका 12,500 इस केस में भी, और आपका 5 लाख से 7.5 लाख है तो आपका कितना परसेंट लगेगा एट द रेट 10%, 25,000 रुपये। और 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको लगेगा एट द रेट 15%, 37,500। और 10 लाख से आपका 12.5 लाख का लगेगा 20%, कितना हो गया 2.5 लाख का 50,000, 20%। और
12.50 लाख से 15 लाख का आपका लगेगा 25%, तो 2.5 लाख का 25% कितना हो गया 62,500। तो इस वाले केस में आपका टोटल टैक्स हो गया 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, आपका टोटल हो गया 1,87,500। तो इस वाले केस में अपन को किस में फ़ायदा हुआ, न्यू वाले में, न्यू वाला बेनिफिशियल है। मीन्स इसका अगर देखा जाए तो कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर आपकी सेविंग्स है, मोस्टली केस में यही हुआ, अगर आपकी सेविंग्स है, हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस है, और कोई आपने जो अदर डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो वो आप, अगर वो है तो आपको ओल्ड में जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको न्यू वाला सेलेक्ट करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपका केस टू केस डिपेंड करेगा। मैंने इस वीडियो में आपको टैक्स कैलकुलेशन भी बता दी है, और कौन कौन सी इनकम आपके तो न्यू वाले में शामिल की जाएगी और ओल्ड वाले में नहीं की जाएगी, वो आपको बता दिया है। तो उस भी आप पे आप अपना टैक्स कंप्यूट करके देख लीजिए, और आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप न्यू में जाएं या ओल्ड में जाएं। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने जब हम एम्प्लॉयर को पहले टीडीएस न्यू के हिसाब से कटवा दिए, और हम रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे अब क्या करें। तो आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आप ऑप्शन उसका, अगर आपने न्यू से कटवा दिया है अपना टीडीएस तो आप न्यू सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपने ओल्ड से कटवा दिया तो आप न्यू सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल कर सकते हो, उसमें अभी तक कोई इशू नहीं है। बिज़नेस वाले केस में अगर आपने ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में, एक बार आपने ओल्ड स्कीम से, अगर बिज़नेस के केस में अगर आपका बिज़नेस है और आपने ओल्ड से न्यू ऑप्शन, न्यू स्कीम सेलेक्ट कर ली, तो आप वापस न्यू से ओल्ड में नहीं आ सकते। सैलरी वाले के केस में एक बार ऑप्शन वापस ओल्ड से न्यू में जाने का एक बार ऑप्शन दिया है कि न्यू से आप दोबारा ओल्ड में आ सकते हो, लेकिन आप उससे ज़्यादा बार नहीं आ सकते। लेकिन बिज़नेस वाले केस में एक बार ही आपको मौका है वापस आने का, कोई दरवाज़ा नहीं है। तो होप सो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है और टैक्स दोनों स्कीम में कैसे कैलकुलेशन होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। अगर नहीं लगता है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो मुझे वो भी बताएं। थैंक्स।